उन्होंने बहुत साहस दिखलाते हुए एकल पद को भी अत्यंत पिछड़ी जात के लिए आरक्षित किया। और बिहारी होने का इसमें गौरव भी है कि ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले बिहार में ही किया गया। लोग बहुत ही सोशल कॉन्शियस है, क्यों नहीं किया जा सकता? वो बहुत ही खतरनाक संकेत दे रही है। जो मध्यवर्ती जातियों का जो माइंड है, मान सम्मान मिल रहा है, कमजोर जातियों का वहां वो सट रहे हैं। पॉलिटिकल विरोध था, उनकी मानसिकता का विरोध शायद नहीं कर पाए। मध्यवर्ती डोमिनेंट कास्ट और अपर कास्ट के मानसिकता में नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। इसे बिहार की राजनीति से जोड़ा जा रहा है और जाति का वर्गीकरण, आरक्षण के भीतर आरक्षण क्या है, कैसे होगा, इस पर हम बात करेंगे। बिहार इस मामले में कैसे आगे है, बिहार का जातीय आरक्षण का जो मॉडल है वो देश में लागू होगा, कैसे लागू होगा, क्या उसकी विशेषता है, और दूसरी बात, क्या देश को बिहार का जातीय आरक्षण मॉडल कोई दिशा दिखाएगा। नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया, दलितों में महादलित बांटकर, हालांकि नीतीश कुमार पीछे भाग गए, बाद में महादलित अब कोई रह नहीं गया, सभी जातियों को दलितों में शामिल कर लिया गया। नीतीश कुमार पर तो आरोप भी लगा कि उन्होंने सिर्फ पासवान जाति को सबक सिखाने के लिए, दूर रखने के लिए बाकी जातियों का एक समूह बना दिया था महादलित। पिछड़ों में अति पिछड़ा बिहार में है। तो क्या देश के स्तर पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या देश के स्तर पर भी अति पिछड़ा वर्ग बनेगा, महादलित वर्ग बनेगा? कैसे रास्ता दिखाएगा बिहार? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के एसोसिएट प्रोफेसर के मंडल सर। उनसे बातचीत का जातीय जनगणना पर ये तीसरा वीडियो आप दर्शक देख रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार का जातीय आरक्षण मॉडल ऐसा है जो देश में लागू होना चाहिए? नीतीश कुमार ने कौन सा काम कर दिया है? बिल्कुल, चूंकि मैं इस मामले में सबसे पहले नाम लेना चाहता हूं आदरणीय लोकनायक कर्पूरी ठाकुर जी का। उन्होंने सबसे पहले बिहार में पिछड़ों में जो ओबीसी और अत्यंत पिछड़ी जात दो भागों में बांटकर उन्होंने रिजर्वेशन दिया। ये बहुत जरूरी था। बाद में हमारे मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री हुए, श्री लालू जी और नीतीश कुमार जी ने, इन लोगों ने भी इस पर इन चीजों को बरकरार रखा और नीतीश जी इस मामले में कुछ और आगे बढ़ गए, खास करके जब उन्होंने पंचायती राज के संदर्भ में रिजर्वेशन लागू किया और उन्होंने बहुत साहस दिखलाते हुए एकल पद को भी अत्यंत पिछड़ी जात के लिए आरक्षित किया। ये बहुत बड़ा मिसाल था। मैं समझ रहा हूं कि ये जो अति पिछड़ा और पिछड़ा के बीच जो एक डिमार्केशन लाइन खींच करके जिस प्रकार से बिहार में रिजर्वेशन दिया गया, वही इसी तरह का रिजर्वेशन पूरे देश में लागू होना चाहिए। तभी इस जातीय जनगणना उसके आधार पर उपलब्ध डाटा और उसके आधार पर जब रिजर्वेशन लागू होगा सही मायने में, तभी उन लोगों को लाभ पहुंच पाएगा। इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से पिछड़ी जातियों में वो दो भागों में बांट करके आरक्षण दिया गया, इसी तरह का अनुसूचित जात में भी किया जाना जरूरी है। क्योंकि अनुसूचित जात में भी कुछ जातियों में मध्यम वर्ग मर्ज कर चुका है और वो काफी मजबूत जात बन चुकी है, और कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत 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 पिछड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि यहां भी वो डिमार्केशन लाइन खींचना बहुत जरूरी है। जब तक वो डिमार्केशन लाइन नहीं खींची जाएगी तब तक अनुसूचित जाति में भी जो पेरीफेरी पर लोग हैं उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैं इस मामले में बिहारी हूं और बिहारी होने का इसमें गौरव भी है कि ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले बिहार में ही किया गया। और मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। सर, क्या अगर जातीय जनगणना का रिपोर्ट जो 26-27 में आना संभावित है, प्रस्तावित है, माना जा रहा है, क्या उसके बाद सरकार स्वतः
देश के स्तर पर अति पिछड़ा वर्ग और महादलित वर्ग, दलितों में काटकर महादलित, पिछड़ों में काटकर अति पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति में काटकर एक नया वर्ग अति अनुसूचित जनजाति वर्ग का निर्माण कर सकती है सरकार स्वतः, या फिर इसके लिए भी जनता को यहाँ आंदोलन करना होगा देश में? ये पूर्णतः संवैधानिक मुद्दा है। आप सोच लीजिए, जब 1980 में के दौर में कर्पूरी ठाकुर, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब ये काम कर सकते थे, तो अब तो लोग बहुत ही सोशल कॉन्शियस है। क्यों नहीं किया जा सकता है? उसको आसानी से किया जा सकता है और लोग इसको स्वीकार भी करेंगे। एक जरूरी यह है कि मानसिक स्तर पर लोगों को तैयार करना, और जो डोमिनेंट कास्ट इमर्ज कर चुका है उन लोगों को भी अब चाहिए, वो समय आ गया है कि आप जिस वर्ग से आते हैं, आप एक वर्ग के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको वो लाभ क्यों नहीं पहुंचे। आप इतने ऊंचे जगह पर पहुंच गए हैं कि आपके बच्चे सब विदेश में पढ़ रहे हैं, रहते हैं, आप खुद रिटायर करेंगे नौकरी से तो विदेश जाना ही पसंद करेंगे। वैसे पिछड़ी जातियां अब रिजर्वेशन का लोभ क्यों पाल के रखी हुई है? उन लोगों को तो स्वतः ही रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। मैं तो अब ऐसा ही मानता हूँ। लेकिन जिन जातियों की तरफ आपका इशारा है, पिछड़ी मजबूत जातियों का, वे तो दिन भर संघी आरएसएस बीजेपी फॉरवर्ड के खिलाफ लड़ाई। उपेंद्र बाबू, मैं इस संदर्भ में भी आपको एक बात कह दूं कि अभी तक का जो जितनी स्टडीज अवेलेबल है वो बहुत ही खतरनाक संकेत दे रही है। मैं जो देखा हूं, खास करके पिछड़ी जाति में जो मध्यम वर्ग इमर्ज की है या अनुसूचित जाति में जो मध्यम वर्ग इमर्ज की है, उसका झुकाव 100% बीजेपी की तरफ है। ये इसमें मानने में मुझे कहीं अतिशयोक्ति नहीं लगती है। ये स्टडीज जो अवेलेबल है उसके आधार पर, ये मेरी बातें बहुत लोगों को चुभेगी लेकिन ये सत्य है। चूंकि चाहे वो आंध्र प्रदेश की स्टडीज हो, महाराष्ट्र की स्टडीज हो, बिहार की स्टडीज हो, यूपी की स्टडीज हो, ये तमाम राज्यों में से जो स्टडीज अवेलेबल हो रही है मध्यवर्ती जातियों के संदर्भ में, खास करके जहां मिडिल क्लास इमर्ज कर गया है, कि वो उस मिडिल क्लास का जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन जातियां हैं? ये एक चीज मैं शुरुआती दौर से, मैं जिस समय स्टूडेंट था उसी समय से सोच रहा हूं कि जो मध्यवर्ती जातियों का जो माइंडसेट है, मुझे कहने में कहीं से हिचक नहीं है कि उनका माइंडसेट हिंदूवादी है। स्वाभाविक तौर पर वो समाजवादी विचारधारा के भी वाहक रहे, लेकिन इन समाजवादियों का दिमाग से हिंदूवादी तत्व निकल नहीं पाया। इसी का परिणाम है कि इनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। ये मैं देख रहा हूँ, इसमें ये मुझे कहने में कोई शक नहीं है। उन लोगों का स्वभाव बीजेपी की तरफ है। तो इसमें गलत क्या है? अगर मान लीजिए जहां मान सम्मान मिल रहा है कमजोर जातियों का, वहां वो सट रहे हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनका झुकाव ऐसा क्यों है। इस पर मुझे कोई टिप्पणी मुझे नहीं करनी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये हिंदूवादी मानसिकता का द्योतक है। ऐसा होने के पीछे कहीं ना कहीं जो साथ चले थे, जैसे 90 में जब सामाजिक क्रांति की बात की जाती है, तो जो पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जातियों की जो मजबूत जातियां हैं, उनके पीछे तो सारा जमात खड़ा हो गया था। हर कमजोर वर्ग खड़ा था सवर्णों के विरुद्ध। और राजनीति में वे लोग जब मजबूत हुए, तो मजबूत होने के बाद यूपी बिहार हर जगह आप देख लीजिए कि जो मध्यवर्ती जातियां थी, जो पिछड़ी मजबूत जातियां हुई, मध्य वर्ग जो खड़ा हुआ, उन लोगों का व्यवहार ऐसा रहा कि उनसे छिटकते चला गया। उपेंद्र जी, इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरा अपना कटु अनुभव है। जो मध्यवर्ती जाति जो सबसे ज्यादा कहती रही है और अभी भी कहती है कि हम समाजवादी आंदोलन के वाहक हैं,
और उसके जड़ में कहीं न कहीं से वो लोग ऊंची जातियों के राजनीतिक प्रभाव के, उनके हेजेमनी का विरोध करते रहे। लेकिन ये पॉलिटिकल विरोध था, उनकी मानसिकता का विरोध शायद नहीं कर पाए। मैं समझ रहा हूं कि उनकी मानसिकता और जो मध्यवर्ती जात के मध्यम जात जो मध्यम वर्ग मर्ज की है, दोनों की मानसिकता में मुझे बहुत फर्क नहीं लगा है, क्योंकि जो मध्यवर्ती जातियां हैं, जो खास करके वो मिडिल क्लास, वो अपनी से नीची जाति को उसी तरह से व्यवहार करते रहे हैं जिस प्रकार से अपर कास्ट उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। मानसिकता के स्तर पर आप देखें तो मध्यवर्ती डोमिनेंट कास्ट और अपर कास्ट के मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ नहीं है, अंतर सिर्फ पॉलिटिकली हम वो जगह मुझे मिलनी चाहिए। संघर्ष राजनीति के लिए है, संघर्ष कृषि के लिए है, सामाजिक परिवर्तन हो, उस परिवर्तन के बाद वाहक वो नहीं बनना चाहते। ये बड़ी समस्या है और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है समाज में, समझें। बहुत अच्छे तरीके से आपने सर समझा दिया बिहार मॉडल कैसे देश पर लागू होगा और जो मध्यवर्ती जातियां हैं, जो पिछड़ी मजबूत जातियां हैं, उनका व्यवहार और सवर्णों के व्यवहार में कितना और कैसे अंतर है, कैसे लोग छिटक करके बीजेपी के पाले में चले गए। बहुत बहुत सर धन्यवाद। फिर नए मुद्दे के साथ हम लोग मिलेंगे और बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी